जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं। मैं आपसे डैम श्योर ये गारंटी दे सकता हूं कि इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको ओवरऑल ऑलमोस्ट ऑल सभी फंडामेंटल राइट्स पर एक क्लैरिटी आ जाएगी, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ किस तरीके से स्मार्ट वर्क से भी हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। So let us take a couple of questions and try to solve them as far as Indian polity section of fundamental rights is concerned. So the first MCQ is, which one among the following is not a fundamental right under Constitution of India? क्वेश्चन हमारे लिए पूरी तरीके से क्लियर है। पूरी 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरी इसमें नहीं है। राइट टू इक्वालिटी, वी ऑलरेडी हैव इट। राइट टू फ्रीडम, वी ऑलरेडी हैव इट। राइट टू सिटीजनशिप, we don't have that. right against exploitation भी one of the categories of fundamental rights ही है। तो 6 फंडामेंटल राइट की कैटेगरीज हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, लेकिन कहीं पर भी राइट टू सिटीजनशिप हमें देखने को नहीं मिलता। Second MCQ on your screen, which among the following is not guaranteed under Article 19 right to freedom of expression, जिसके अंडर हमें अगेन 6 फर्दर सबसेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्युटली राइट, यही तो पर्पस है आर्टिकल 19 का। ऑप्शन सी देखते हैं एक बार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कई लोगों को टेंशन इस वर्ड में हो जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। 19 सबसेक्शन सी इज ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। रिमेंबर 2011 में यूपीए की सरकार ने उसे ऐड करवाया हुआ था। राइट टू फॉर्म इनटू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज एक्चुअली फंडामेंटल राइट फॉर अस। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रोफेशन एक्सेट्रा, दे ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ freedom of speech and expression that has been given under article 19. but right to assemble peacefully without arms, with arms नहीं है, बंदूकें लेकर आप जमा नहीं हो सकते। दैट इज नॉट हैज बीन गारंटीड अंडर द आर्टिकल 19। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसली विदाउट आर्म्स, आप कोई भी ना बम बारूद लेकर नहीं जा सकते। यूनियंस, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी आप खुद को फॉर्म कर सकते हैं। पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पर भी आप फ्रीली थ्रू आउट इंडिया मूव कर सकते हैं। किसी भी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी में आप सेटल हो सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन, बिजनेस वगैरह आप कैरी कर सकते हैं एज फार एज दैट इज लीगल। Which of the following provides for complete equality of men and women in India? Article 14 and 15 of the Indian Constitution, fifth schedule of India, fifth schedule of Constitution of India, India Independence Act and the Article 20 of Constitution of India. ये तो straight forward easy question है। Right to equality में Article 14 and 15 ये दोनों ही है जो right to equality, equality between men and women के बारे में बात करते हैं। अगेन मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है कि एवरीवन शैल बी इक्वल बिफोर द लॉ, और आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आपने देखा 14 एंड 15 दोनों हमने मिलाकर कहा, लेकिन अब यहाँ पर इंडिविजुअली पूछा जा रहा है आर्टिकल 14, 15, 16 या 22, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एक्चुअली आर्टिकल 14। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी इन जनरल, के रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, आपको ना इक्वालिटी दी जाएगी, एवरीवन आर इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी को भी कि वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रीजन, सेक्स एक्सेट्रा, रिलीजन या फिर रीजन, आप उस पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। Choose the correct statement with respect to freedom of speech and expression in India, that is article 19 से पूछ रहा है। It is enshrined in part 3 of the Indian Constitution, पूरे fundamental rights part 3 में ही आते हैं। It is not an absolute right to express one's thought freely। सर तो फिर fundamental rights का मतलब ही क्या? देखिए fundamental rights are not sacrosanct, they are not absolute। कल को आप जाकर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा करवा के कोर्ट में जाके आप नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो मुझे फ्रीडम दिया गया है ना, मैं क्यों ना इस्तेमाल करूं स्पीच। तो उस स्पीच पर भी पाबंदी है ताकि एनिमिटी ना बढ़ाई जाए, कुछ गड़बड़ी ना हो। विद इन दैट फोल्ड रहकर ही आपको आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड इट कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। बिल्कुल सही, आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है जब इमरजेंसी लगाई जाती है अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट।
Which one of the following was added as a fundamental duty to the Constitution 86th Amendment Act 2002? So to strive towards excellency in individual and collective activity, to educate to one's child between the age of 6 and 14 years, to work for the welfare of women and children, to promote peace and harmony. 2002 में इसे इंसर्ट करवाया गया था एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज टू एजुकेट वंस चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. दो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं व्रिट्स के बारे में. देखिए, व्रिट्स इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली. आर्टिकल 32 जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसके तहत 5 व्रिट्स हमें मिलते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सबसे पहला, क्यो वारंटो इज वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सेफगार्डिंग अगेंस्ट द असरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स. एब्सोल्युटली राइट. को वारंटो का मतलब क्या है? जब आप किसी जुडिशियल बॉडी के पास जा रहे हो तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बाय व्हाट अथॉरिटी. सो कोई भी पब्लिक ऑफिसर्स को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता. उसे सेफगार्ड करने के लिए आप क्यो वारंटो का व्रिट जो है वो जारी कर सकते हैं. दूसरा, हाई कोर्ट कैन इशू अ मैंडमस टू कंपेल. मैंडमस का मतलब क्या है? वी ऑर्डर. वी ऑर्डर, मैंडमस का मतलब वी ऑर्डर, हम ऑर्डर दे रहे हैं. वी ऑर्डर टू कंपेल अ कोर्ट और जुडिशियल ट्राइब्यूनल टू एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन व्हेन इट हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सरसाइज इट. अगर मान लो कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मना करता है किसी एक केस को सुनवाई करने से, तो हाई कोर्ट उस पर नो डाउट मैंडमस का व्रिट जारी करके उसे बता सकता है कि क्यों तुम नहीं ले रहे हो, तुम इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते. लेकिन क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पर स्टेटमेंट्स नहीं है. क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पर है, Which of the following given statement above is incorrect? अब आप में से कई बच्चे पढ़ते हैं स्टेटमेंट 1 and 2, सर ये तो करेक्ट है. B 1 and 2, C both 1 and 2 are correct. नहीं, the correct answer is neither 1 nor 2. Why? Because he has asked you which of the following statement is incorrect. Incorrect कौन सा statement है? So D is the right answer. Fundamental right guaranteed under which one of the following articles of the Constitution of India is available only to citizen of India? सिटीजनशिप का मेरा लेक्चर अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया कि टू काइंड ऑफ पीपल हमें देखने को मिलेंगे. एक तो सिटीजन्स, दूसरे एलियंस. एलियंस में भी अगेन हमें 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे, एक फ्रेंडली एलियंस और एक एनिमी एलियंस. ठीक है, जो इंडिया का नहीं है उसे हम एलियन कहते हैं. सो ओनली सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है. वो कौन सा फंडामेंटल राइट है? इज दैट आर्टिकल 19, 20, 21 और 22. ये स्ट्रेट अवे फैक्चुअल क्वेश्चन था. आर्टिकल 19 इज द राइट आंसर. सो सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है. तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, these are couple of fundamental rights which are available exclusively only to the citizens and no foreigner or alien can claim them. ठीक है, और एक और बार याद रखो कि एनिमी एलियन को तो कुछ मिलता ही नहीं है. ठीक है, so these are the fundamental rights which are available only to citizens and not foreigners. Which among the following writs is issued to quash the order of a court or a tribunal? मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो या सेरेश्योररी. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. ऑलरेडी ऑर्डर दिया गया है उसे क्वॉश करने के लिए. कई बार बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं प्रोहिबिशन और सेरेश्योररी के बीच लेकर. देखिए, अब इसका आंसर तो सेरेश्योररी है, सर्टिफाई करना. मान लो हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट पास किया, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो सही नहीं है, तो नो डाउट ये सेरेश्योररी का व्रिट जारी करके उस ऑर्डर को क्वॉश कर सकता है. अभी मान लो कि केरला के हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, ऑर्डर नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन का व्रिट जारी कर सकते हो, करके उन्हें रोक सकता है कि भाई आप जजमेंट ना दीजिएगा, ये मामला हमारा है, हम देखेंगे. तो ये दोनों व्रिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस अंडर विच अमंग द फॉलोइंग. आर्टिकल 13, 14, 15 या 16, ये भी स्ट्रेट अवे फैक्चुअल ही आंसर है इसका. आर्टिकल 14 ज्यादातर टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस. अब देखिए, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट आप देख लो. व्हेन अनइक्वल्स शुड बी ब्रॉट ऑन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, वहाँ कहीं ना कहीं हमें टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस रखना चाहिए. आउट ऑफ द प्रोपोर्शन भी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 14 को कॉन्ट्रावीन वो करता है. सो यहाँ पर जुडिशियल बॉडीज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एक्सेट्रा, वो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को इस्तेमाल करते हैं. राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज, ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है. ऑलमोस्ट ऑल हर सरकारी एग्जाम में एक ना एक बार हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, और कई बार बच्चे गलत इसका आंसर लिखते हैं. Right to vote and to be elected is neither a fundamental right nor a natural right. You can classify that as a constitutional right.
क्योंकि आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हमें दिया गया। देखिए लीगल राइट भी एब्सोल्युटली है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि थोड़ा बहुत सुपीरियर राइट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आर्टिकल 326 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है, तो वहां पर हम किसी को भी मना नहीं कर सकते हु हैज द एडिक्वेट क्वालिफिकेशन। 18 साल के ऊपर जो कोई भी है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एक्सेट्रा, दे हैव टू बी गिवन द चांस टू वोट। मतदान देने का अधिकार उन्हें देना चाहिए। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का ये जो प्रावधान है फंडामेंटल राइट्स में, उसके बारे में पूछ रहा है। इज अवेलेबल टू, किस किस को ये अवेलेबल है? आर्टिकल 22 के तहत अरेस्ट और डिटेंशन के तहत हमें प्रोटेक्शंस मिलते हैं सर्टेन। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। एनिमी एलियन, पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव लॉ, फॉरेनर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि ये एमसीक्यू ना लॉजिक पर ज्यादातर डिपेंडेंट है रादर देन नॉलेज। अभी मैंने आपको कहा कि एनिमी एलियन को कुछ भी नहीं मिलता। एनिमी एलियन हम कहेंगे किसे? मान लो कोई चाइनीज सिटीजन इंडिया में जी रहा है, किसी काम से वो आया हुआ था बिजनेस या एजुकेशन के लिए, सडनली इंडिया चाइना के बीच वॉर प्रोक्लेम हो गया, तो वो सिटीजन, वो बंदा जो इंडिया में रह रहा है, वो हमारे लिए एनिमी एलियन बन जाएगा। अब एनिमी एलियन को अधिकार आप दोगे ही किस लिए? सो अगर क्लेवरली अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को भी मार गिराओगे ना, तो आपका पूरा ऑप्शंस चले जाएंगे। वन जहां जहां कहीं पर भी उसको कैंसिल कर दो, बाकी के 3 and 4 आर द राइट आंसर्स। सो द लॉजिक एंड स्मार्ट वर्क शुड बी यूज्ड। एनिमी एलियन को हम देंगे ही क्यों कोई भी अधिकार? सो अगर मैं टेक्निकली भी बताऊं, सो आर्टिकल 22 दो कैटेगरी ऑफ पर्संस को अप्लाई नहीं होंगे। एक, एनिमी एलियन एट द टाइम फॉर बीइंग एनिमी एलियन होना चाहिए, और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसे पकड़ना नहीं चाहिए। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ही है कि भाई इसको खुला छोड़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है? अभी गड़बड़ उसने की नहीं है, करने के पहले ही उसे डिटेन कर रहे हैं। तो ऐसे दो कैटेगरी वाले लोगों को आर्टिकल 22 अप्लाई नहीं होता, जहां पर अरेस्ट और डिटेंशन को लेकर सर्टेन प्रोटेक्शंस फंडामेंटल राइट्स के तहत सिटीजन्स को दिए जा चुके हुए हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? पार्ट 1, 2, 3 या 4? बहुत ही आसान है, ऑफकोर्स फंडामेंटल राइट्स को ही हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दैट इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अभी हमने देखा 6 कैटेगरी ऑफ राइट्स, उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी था। शोषित नहीं कर सकते आप किसी को भी। आर्टिकल 23 to 24, 12 to 18, 25 to 32, 18 to 26, एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 23 and 24। ये दोनों ऐसे आर्टिकल्स हैं जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए हैं। यूनाइटेड नेशंस और उनके एजेंसीज को किस तरीके की इम्यूनिटी हमें दी जाती है? डिप्लोमेटिक, सिविल, क्रिमिनल या जस्टिस इम्यूनिटी? एंड द करेक्ट आंसर इज डिप्लोमैट्स हैं, वहाँ के जितने भी लोग आते हैं तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती है। परमानेंट लॉस आर इशूड बाई, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट तो लॉ नहीं बनाता, वो बस लॉ को एडजुडिकेट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस को पास कर सकता है जो कि टेम्पररी लॉस हैं। प्रेसिडेंट लॉस पास नहीं करते, वो लॉ को असेंट देते हैं, तभी जाकर एक बिल एक्ट बनता है। तो अल्टीमेटली इट इज पार्लियामेंट दैट पासेस परमानेंट लॉस। According to Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of state falls within the meaning of state under which of the following articles? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, और आर्टिकल 12 डील करता है स्टेट के डेफिनेशन के साथ। देखिए वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अब्रप्टली दिया गया है, लेकिन उस डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट वालों ने सही तौर पर समझाया कि किसे हम स्टेट की तरह देखेंगे। सरकार हो, पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, लोकल अथॉरिटीज हो, म्यूनिसिपैलिटी, कुछ भी हो दैट वर्क्स अलोंग विद स्टेट और दैट वर्क्स अलोंग विद गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इवन वो प्राइवेट एजेंसी भी क्यों ना हो जो कि सरकार के साथ मिलकर काम क्यों ना कर रही हो, वो भी यहाँ पर स्टेट के डेफिनेशन में ही आएगी। विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पढ़ के देखते हैं। सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, बिल्कुल, क्योंकि चंद अभी हमने जैसा कि देखा, देयर आर कपल ऑफ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली, बाकी के पूरे सभी के लिए अवेलेबल हैं। एनिमी एलियंस के लिए कुछ भी नहीं है। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर, एब्सोल्युटली राइट। फंडामेंटल राइट्स की जरूरत ही इसीलिए है ना। फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली दे आर काइंड ऑफ लिमिटेशंस फॉर द गवर्नमेंट, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक दे आर पॉजिटिव इंजंक्शंस, वो पुश करते हैं आगे। सम ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ देम आर सैक्रोसेंट इन नेचर, ऐसा कैसे हो सकता है? फंडामेंटल राइट्स कभी भी एब्सोल्यूट या सैक्रोसेंट इन नेचर नहीं हो सकते।
यानी कि भगवान का दिया हुआ आसमान से आई हुई किताब नहीं है ना, हमने ही लिखी हुई है इंसानों ने। सो 3 स्टेटमेंट्स ओनली आर करेक्ट एंड द 4th स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कंसाइंस यानी कि क्या? हमारी अंतरात्मा जो हमें बताती है कि गलत क्या है और सही क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, मोर देन वन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड एज कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। चंद आर्टिकल्स दिया हुआ है, पूछ रहा है ऑड वन आउट। आर्टिकल 25 इट गारंटीज द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। एब्सोल्युटली राइट, राइट टू रिलीजन के अंदर ही है ये। आर्टिकल 26 इट गारंटीज द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। स्टेट दखल अंदाजी नहीं देगा आपके रिलीजियस मैटर्स में। आर्टिकल 27 गारंटीज द फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अपने खुद के रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको किसी तरीके का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो नन ऑफ द अबव, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड। Freedom to live with human dignity is enshrined in which article? 19, 20, 21 या 22? Straight away factual question, the correct answer is article 21. ठीक है। आर्टिकल डैश इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा हुआ था कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सेबल हैं, जस्टिस एनफोर्सेबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। और वो कोर्ट ऑफ लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो इन्हीं आर्टिकल 32 के तहत वृट्स जारी करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें दिलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिसएबल राइट? यानी कि उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स नहीं जा सकते। ठीक है। राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ अक्यूज्ड, राइट टू इक्वालिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड। ये डीपीएसपीस का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं है, और ये नॉन जस्टिसएबल है। बाकी के पूरे अभी हमने देखा ना, राइट टू अक्यूज्ड आर्टिकल 22 के तहत डिटेंशन और अरेस्ट के चलते हमें चंद प्रोटेक्शंस दिए गए, तो अक्यूज्ड के भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिसएबल हैं। शोषित, शोषण होने के खिलाफ 23 एंड 24 अभी हमने देखा। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आते हैं और ये सभी जस्टिसएबल हैं। डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार। बेगार यानी कि फोर्स्ड लेबर पेमेंट, साउथ इंडिया में इसको वेट्टी चाकिरी भी कहते हैं। किसी को बिना उसकी परमिशन के या फिर फोर्सफुली उसको लेबर में काम में रखना, उसे बहुत ही कम पे करना है, फिर उसे पे ही नहीं करना। ठीक है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो आपका पता है, जो धंधा किया जाता है इंसानों का, खासकर छोटे बच्चों का, लड़कियों का। ठीक है। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 21, 22, 23 एंड 24 एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 23. The right to property article 31 was deleted from the list of fundamental rights by which of the following amendment? 44th Amendment Act 1978, 42nd Amendment Act 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 43rd Amendment Act 1977 and 45th Amendment Act 1980. And the correct answer is 44th Constitutional Amendment Act 1978. मोरारजी देसाई जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे और बहुत हेडेक दे रहा था आर्टिकल 31। सो आर्टिकल 31 को हमने डिलीट किया एंड करेंटली राइट टू प्रॉपर्टी इज अ मियर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज वर कपल ऑफ MCQs which were very much more important. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।